खून के जो धब्बे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो कांच के टुकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो गोली है वो मारी गई। गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो आए हुए थे। चंद्रकांत राउत को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। अभिषेक बनर्जी ने एक मैसेज दिया है कि भले हम हार गए हों लेकिन हम बंगाल को शांत करके रखें। बोली इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है इसलिए उनको मौका मिला है। আমি চাইব দোষীরা শাস্তি পাক, কিন্তু আমিও সন্তানের মা চাইব না ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক, এটাই আমি চাইব। तृणमूल का जिन माथा लोग ये घटना का प्लानिंग किया, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। बारी है आज की पाठशाला में पहले चैप्टर की, जो बंगाल पर है। बंगाल में शुभेंदु के पीए का मर्डर हो गया। इसके पीछे क्या भवानीपुर में जीत हार का कनेक्शन है? विदेशी पिस्टल किसका था? रेकी, प्लानिंग, मर्डर और ट्रेंड शार्प शूटर। चश्मदीद ने क्या देखा? चंद्रनाथ हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी का कंप्लीट चैप्टर सामने रखूंगा। बंगाल के ओवैसी की बाबरी जिद ममता बनर्जी के हार में कितना बड़ा फैक्टर साबित हुई? मुस्लिम वोट क्या सच में बढ़ गया? यह भी बताऊंगा। इंडी वाले ममता को चने के झाड़ पर क्यों चढ़ा रहे हैं? जो खुद नहीं किया वो ममता बनर्जी को क्यों सिखा रहे हैं? ये सारी बातों की चर्चा होगी। लेकिन पहले लग रहा था कि एक बड़ा मैंडेट आया है बंगाल, बदलाव का मैंडेट आया है, तो बदला की तस्वीर नहीं देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंगाल में पिछले 3 दिनों में 3 लाशें गिर चुकी हैं। और जो सबसे पहली और ताजी घटना है वो ताजा मर्डर है शुभेंदु अधिकारी के पीए का, जिसके बाद पूरा बंगाल हिला है और पूरा देश भी सकते में है कि क्या हो गया बंगाल में। फिर से वही रक्त चरित्र देखने को मिला, क्योंकि अभी तक राजनीतिक दलों के छोटे कार्यकर्ताओं पर ही हमले हुआ करते थे, जो जमीनी स्तर पर काम करते थे, उन लोगों को टारगेट किया जाता था। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी, जो कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं और जो बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े नेता भी हैं, उन्हीं के पीए को मार डाला गया बीती रात। और यह पूरी घटना, यह पूरी वारदात हिलाकर रख देने वाली। इस हत्याकांड पर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए। और यह भी आप जानिए कि पुलिस की टीम को कुछ ऐसा मिल गया है जो बहुत संवेदनशील है और वो बहुत कुछ ट्विस्ट ला सकता है। आगे इसका पूरा चैप्टर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आप देखिए कि बंगाल के लिए राजनीतिक हत्याएं ऐसे हो गई हैं कि चलो ये तो होता ही है, मतलब सामान्य बात है, रूटीन है। चुनाव होगा तो हिंसा होगी, लोगों की जान जाएगी। चुनाव के नतीजे आएंगे तो भी हिंसा होगी, तो भी लोगों की जान जाएगी। इस बार थोड़ी गनीमत थी, चुनाव के दौरान उतने बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हुई। लेकिन नतीजा आया तो आप देखिए तस्वीर बदल गई। रक्त चरित्र बंगाल का जिसकी चर्चा होती है वो निकलकर सामने आया। खून खराबा वहां की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। दशकों से बंगाल की राजनीति में खून खराबा होता रहा है और हर चुनाव में हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। एक्सपर्ट से सवाल भी पूछते हैं कि बंगाल की चुनावी की चर्चा बिना खून खराबे के नहीं हो सकती है क्या? चुनाव में पहले वोट से जीत हार तय होती है और फिर सेकंड राउंड में यह रक्त रंजित खेला शुरू हो जाता है, जो एक बार फिर से शुरू होता है। और यह भी आप जानिए कि ऐसा देश के शायद ही किसी हिस्से में ऐसा और इस तरीके की हिंसा देखने को मिलती रही। ज्यादा समय नहीं बीता, करीब 6 महीने बीते। बिहार में चुनाव हुआ ना, बंगाल के साथ असम में भी चुनाव हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है, उधर केरल में भी हुआ है, पुडुचेरी में भी हो गया है। कहीं से ऐसी खबर आई क्या? कहीं इस तरीके से हिंसा हुई क्या? कहीं लोगों की जान गई क्या? घेर कर मार दिया, गोली मार दी क्या सिर में, पॉइंट ब्लैंक रेंज से? लेकिन साहब बंगाल से आ रही है खबर, और जैसी जैसी तस्वीरें और जैसे वीडियो बंगाल से आ रहे वो कहीं से नहीं आ रहे। चुनाव शुरू होने से लेकर नतीजे आने के बाद तक मारकाट, खून खराबा, गोली, बम सब चल रहा। कल मर्डर हुआ, आज हावड़ा में बम चला है, देसी बम फेंक दिया गया। इस बारूदी बदले में कई जिंदगियां खत्म होती जा रही, कई घर उजड़ते हैं, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं। नेता तो अपनी नेतागिरी में लगे रहते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जिसका घर का आदमी मारा गया, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका पूरा परिवार। बंगाल में यह खूनी खेला उसके बाद जाकर थमता है जब चुनावी हिंसा हो जाती है। यह अभी तक का इतिहास है। पूरे देश में शायद बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, जो चर्चा मैंने पहले की, जहां चुनाव में हार जीत का हिसाब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की जिंदगी पर होता है। इसीलिए लोग आज चर्चा कर रहे, सवाल पूछ रहे हैं कि यह बदलाव बलिदान लेगा क्या? 4 मई को बीजेपी के हेडक्वार्टर से प्रधानमंत्री ने भी कहा था
कि बंगाल में अब हिंसा की राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन लगता है कि कुछ लोग इस कमिटमेंट को लेकर अपनी सियासत कर रहे हैं। यह खूनी खेल बंद नहीं होने देना चाहते, इसीलिए बंगाल की डर की राजनीति करने वाले काम पर जुट गए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस बदलाव के साथ यह भी बदलाव हो गया कि चुनावी हिंसा खत्म हो गई, लोग नहीं मारे गए, तो उनका डर खत्म हो जाएगा। तो कैसे उनकी सियासत चलेगी? सियासी दुकान बंद न हो जाए, इसका डर सता रहा था। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की जांच में पुलिस ने अब तक क्या क्या खुलासे किए? शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ एयरफोर्स छोड़कर उनके साथ कब से जुड़े थे? इस हत्याकांड के लिए बीजेपी ममता और अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार क्यों बता रही है? और साथ ही बंगाल पहुंचे अखिलेश यादव ने हत्या के लिए आज किसे जिम्मेदार बता दिया? चंद्रनाथ की मां और भाई ने हत्या का आरोप किस पर लगाया? यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह ट्रेलर आप देखिए। पर खून के जो धब्बे हैं वो भी आपको नजर आएंगे, इसके साथ साथ जो कांच के टुकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो गोली है वो मारी गई। गाड़ी देख रहे हैं, यही सी गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो आए हुए थे। चंद्रकांत राज को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। अभिषेक बनर्जी ने एक मैसेज दिया है कि भले हम हार गए हों लेकिन हम बंगाल को शांत करके रखें। बोली इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है, इसलिए उनको मौका मिला है। আমি চাইবো দোষীরা শাস্তি পাক, কিন্তু আমিও সন্তানের মা চাইবো না ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক, এটাই আমি চাইবো। तृणमूल का जिन माथा लोग एक घटना का प्लानिंग किया, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये ट्रेलर आपने देखा। शुभेंदु अधिकारी, जिनको लेकर माना जा रहा है कि वही बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उन्हें ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाए। उनका सबसे करीबी आदमी, आप सोचिए, पीए जो दिन रात उनके साथ रहते, उनको घेर कर मार दिया बीती रात, और पूरे बंगाल में सनसनी मची, क्योंकि इस बार हत्या मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के पीए की हो गई, वो भी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बीचों बीच। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ कल रात जब मध्यग्राम अपने घर लौट रहे थे, उसी वक्त उनकी हत्या कर दी गई, और यह सब कुछ प्री प्लान था। 4 गोलियां मारी और यह निश्चित किया कि गोली मारने के बाद चंद्रनाथ बचे नहीं। इस हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि बंगाल पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच में अभी तक कौन कौन से खुलासे किए। पुलिस ने एक कार और एक बाइक जब्त की। पुलिस के मुताबिक कार और बाइक का इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया। बरामद कार के नंबर से प्लेट से छेड़छाड़ भी की गई है। यह भी पुलिस को जानकारी मिली है कि वो फर्जी नंबर प्लेट थी। कार पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड है, लेकिन पुलिस ने कार की जांच में पाया कि वो नंबर प्लेट उस कार की है ही नहीं। पुलिस ने मर्डर वाली जगह से गोलियों के कुछ खोखे भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक शूटर ने हत्या के लिए ऑस्ट्रिया में बनी ग्लोक 43X पिस्टल का इस्तेमाल किया। इस नाम को याद रखिएगा, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन पहले सुनिए बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ सिंह ने क्या कुछ बताया। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges. और आप ये भी जानिए कि जिस ग्लॉक पिस्टल की बात हो रही है, हिंदुस्तान में रखना मना है, रख नहीं सकते इसको आप। तो कैसे पहुंचे, इसकी चर्चा आगे हो। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या जिस तरह से की गई, उसे देखकर यह साफ है कि इसकी पूरी प्लानिंग की गई। हत्यारों को चंद्रनाथ रथ के आने जाने की टाइमिंग पता थी, यानी आप समझिए कि रेकी की गई। शेड्यूल, रूटीन, कब, कहां, कैसे, सब कुछ पता था हमलावरों को, या फिर जिसने हमला करवाया उसे। चंद्रनाथ के आने जाने का रूट पता था, इसीलिए हत्यारों ने जाल बिछाया, चंद्रनाथ रथ को घेरा और फिर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ कल रात हाईवे छोड़कर जब अपने घर तक जाने वाली पतली सी सड़क पर जैसे ही मुड़े, उसी सड़क पर उनकी मौत का जाल बनाया गया था।
बुना गया था। प्लानिंग की गई थी कि जैसे पतली सड़क आएगी वहीं घेरना है। उस सकरी सड़क पर चंद्रनाथ रथ की कार करीब 200 मीटर ही गई होगी, तभी उनकी कार के सामने एक दूसरी कार आकर रुक गई। ये कार पहले से तैनात रखी गई थी कि आकर रास्ता ब्लॉक करना है, फिर आगे पीछे जाने की गुंजाइश न रहे और घेर कर मारे। सामने वाली कार के अगल बगल से कार निकलने का रास्ता था नहीं, क्योंकि रास्ता सकरा था। इसीलिए चंद्रनाथ के ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी रोक दी और मजबूरी भी थी रोकना। गाड़ी रुकते ही उनके गाड़ी के बगल में एक बाइक सवार आकर खड़ा होता है और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे यानी ड्राइवर के बगल में बैठे थे चंद्रनाथ रथ, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है और जो शीशा होता है उस शीशे से सटाकर मारता है। 4 गोली मारने के बाद शूटर और सामने वाली कार का ड्राइवर दोनों फरार हो जाते हैं। अब यह तस्वीर आप देखिए, यह जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है सफेद रंग की, यह वही गाड़ी है जिससे चंद्रनाथ जिसमें बैठे हुए थे, और एक और गाड़ी है जिस गाड़ी से रास्ता रोका गया था। इस गाड़ी का चेसिस नंबर मिटा दिया गया और इसकी नंबर प्लेट भी फर्जी लगाई गई थी। यानी आप समझिए कि मर्डर की पूरी प्लानिंग पहले से की गई। ये 2 गाड़ियां हमने आपको दिखाई, एक वो कार है जिससे रास्ता रोका था और दूसरी कार जिसमें वो सवार थे, और बाइक भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर शूटर आया था और हत्या के बाद बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने इन दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया है और जांच आगे चल रही है। चंद्रनाथ रथ की जिस गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई उस गाड़ी के बारे में हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में बीजेपी के नेता और इस वक्त मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना मध्यम ग्राम के चौराहे पे हुई है, जो कि चौमाथा बताया जा रहा है। सिग्नल के पास जब गाड़ी धीमी हुई उसी वक्त जो पीछे आरोपी आ रहे थे, अपराधी थे, उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद हत्या कर दी गई। पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं स्कॉर्पियो, ठीक ये वही गाड़ी है जो तस्वीरों में आपको नजर आएगी। गाड़ी में देखिए जो शीशे हैं वो आपको चकनाचूर नजर आएंगे और गाड़ी के ऊपर जो है वो आपको 4 बुलेट के जो निशान हैं वो अगर आप जूम करके दिखाएं, मेरे विजय से कहूंगा मैं कि वो जूम करके यहां से दिखाएं कि देखिए आपको जो 4 जो निशान हैं गाड़ी के अंदर वो आपको वहां पर नजर आएंगे। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर कितने पॉइंट ब्लैंक से, कितनी नजदीक से जो गोली है वो मारी गई है। और गाड़ी के अगर सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन ड्यूटी लिखा हुआ आपको नजर आएगा। गाड़ी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखिए वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ऑन ड्यूटी ये लिखा होगा। और अगर आप देखेंगे तो ये स्कॉर्पियो कार थी और बताया जा रहा है कि ये अपने घर जा रहे थे। ड्राइवर जो है वो साथ में ड्राइवर वाली सीट पे मौजूद था और ठीक उसी वक्त जब गाड़ी सिग्नल पे धीमी हुई उसी वक्त जो फायरिंग है उसकी घटना को अंजाम दिया गया। और जो गोली है वो चंद्रनाथ रथ जो अंदर मौजूद थे उनको लगी। 3 गोलियां बताई जा रही है कि उनको लगी हैं और उसके बाद उन्हें वेवर्सिटी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां एडमिट कराया गया, लेकिन तब तक जो है देर हो चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। आप देखिए गाड़ी को किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और जो आप शीशा देखेंगे, शीशे में आपको साफ तौर पे जो 4 बुलेट के निशान हैं वो आपको नजर आएंगे। और पॉइंट ब्लैंक से अगर हम कहें तो आप देख सकते हैं कि कितनी नजदीकी के साथ जो गोली है वो मारा गया है। अब इस पूरे गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान है, RF के जवान है, वो इनको घेरे हुए हैं सुरक्षा के मद्देनजर और लगातार जो लोग हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। तो यही वो गाड़ी थी जिसके अंदर चंद्रनाथ रथ जो है वो मौजूद थे और उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, मध्यम ग्राम। चंद्रनाथ रथ लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के भरोसेमंद सहयोगी थे। जाहिर सी बात है तभी वो पीए थे। चुनावी रैलियों में अक्सर उनके साथ दिखाई देते थे, लेकिन वो शुरुआत से सियासत में नहीं थे। ऐसा नहीं कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड। चंद्रनाथ रथ ने 18 साल तक वायुसेना में नौकरी की थी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसके बाद एक कॉर्पोरेट समूह में शामिल हो गए। चंद्रनाथ के परिवार का राजनीति से पुराना नाता रहा है। शुभेंदु की तरह उनका परिवार भी कभी टीएमसी से जुड़ा हुआ था। उनकी मां पहले पंचायत समिति के स्थायी समिति की अध्यक्षा थे। 2020 में जब शुभेंदु ने तृणमूल छोड़ा, बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया, तो चंद्रनाथ रथ की मां भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हुई। 2019 में जब शुभेंदु राज्य मंत्री बने तो चंद्रनाथ को उनका पर्सनल असिस्टेंट नियुक्त किया गया और जब शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए तभी चंद्रनाथ उनके पीए के तौर पर काम करते रहे। ऐसी अटकलें भी थी कि अगर शुभेंदु कभी भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो चंद्रनाथ को उनके प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती। तरीके से हादसा काल हुआ उसका निंदा करने का कोई भाषा नहीं है। ये करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया
यही कारण हो सकता है, इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। पोस्टमार्टम आप करवा के आए, क्या कुछ पता चला है कि पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया, डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। अब सवाल यह उठता है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या क्यों हुई। इस सवाल का जवाब बंगाली नहीं पूरा देश भी जानना चाहता है। इसे लेकर खुद शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की हार की तरफ इशारा किया, लेकिन चंद्रनाथ रथ की मां और उनके चचेरे भाई ने खुलकर आरोप लगा दिया कि इस हत्या के पीछे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी है। आप दोनों के बयान सुनिए। চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই? আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে তারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে আততায়ীরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। तो परिवार रो रहा है, मां रो रही है और बीजेपी ने अपने तेवरों से बता दिया है कि इस शपथ लेने दीजिए, कानूनी तरीके से निपटेंगे, बचकर जाने नहीं देंगे। इस हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस को एक सीसीटीवी भी मिला है जिसमें चंद्रनाथ की सफेद रंग की गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है। यह वही सीसीटीवी तस्वीर है। इस गाड़ी के पीछे आप तस्वीर देखिए जो हमने लाल घेरे में दिखाया। 2 बाइक सवार जाते हुए दिख रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग भी रहा है जैसे वो इसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे कि चलो इंतजार पूरा हुआ, चलो इसके पीछे आगे काम करना है। पतली सड़क थी जिस जगह शुभेंदु के पीए को गोली मारी गई। वहां यह तस्वीर आप देखिए, कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हुए। ये कांच के टुकड़े चंद्रनाथ रथ की गाड़ी के ही हैं। मर्डर स्पॉट से हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि वहां ग्राउंड पर हुआ क्या था। ये दोहरिया का इलाका है और सामने अगर आप देखेंगे तो दोहरिया रोड से अंदर जो रास्ता है वो अंदर जो है वो जाता है, जो कि आगे चल के दूसरे रोड पे न्यू बैरकपुर मोड़ पे निकलता है। इसी रोड से बताया जा रहा है कि वो चंद्रनाथ रथ जो है वो आ रहे थे और इसी शिवा ग्रीन जो आपको अपार्टमेंट नजर आएगा, शिवा ग्रीन, इसी के सामने जो है वो यहाँ पे एक गाड़ी आती है और ये गाड़ी जो आपको नजर आ रही है, ये गाड़ी जो स्कॉर्पियो कार होती है जिसमें चंद्रनाथ रथ सवार होते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसको रोकती है। और उसके साथ में एक बाइक पे जो व्यक्ति हैं वो भी सवार होकर आता है जो कि लगातार उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है। अब इस कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो गाड़ी से बाहर निकलता है और उसी वक्त में जो बाइक पे सवार लोग थे, ऐसा बताया जा रहा है कि वो फायरिंग करते हैं और ठीक इसी जगह पे जहां मैं खड़ा हूं, ये आप देखेंगे यहाँ पर जो शीशे के टुकड़े हैं वो आपको गिरे हुए नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो फायरिंग है उसकी घटना को अंजाम दिया जाता है और इसी गाड़ी से जो शख्स निकला होता है वो उसी बाइक पर बैठकर फिर यहां से फरार हो जाता है। ये पूरी घटना जो है इस सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया जाता है और दोनों, जो कार में बैठा शख्स था और जो बाइक पे आया था, दोनों जो है वो आपस में कांटेक्ट में थे और उनको एक और बात आपको बताता हूं। जिस वक्त ये वारदात हो रही थी, एक आदमी सिर्फ 100 मीटर की दूरी से यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था। इस चश्मदीद ने बताया कि हत्यारों ने कैसे चंद्रनाथ की गाड़ी जबरन रोकी, उनकी हत्या की। सुनिए आप उसका बयान। चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है, क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का,
खड़ा हो गया और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। अच्छा, आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ, वही उतर के गोली चला? हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, तो बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगा था, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था बिल्कुल। आप सोचिए, लोग कहते हैं ना कि बदलाव होने से क्या होता है? बदलाव होने से होता है कि चश्मदीद आकर बताता है कि क्या हुआ, वरना डर के मारे कि कहीं हम ही ना टारगेट पर आ जाए, हम ही को ना मार दे, लोग चुपचाप बैठ जाते थे पहले। इस हत्याकांड में एक चौंका देने वाला खुलासा और हुआ है, और वो ये कि जिस हथियार से शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया, उस हथियार की बिक्री भारत में बैन है, आप खरीद ही नहीं सकते। जाइए लीजिए, मिलेगा ही नहीं वो हथियार। यानी उस हथियार को ना कोई खरीद सकता है और ना कोई रख सकता है, कानूनन अपराध है। चंद्रनाथ को गोली मारने के लिए ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक 43X पिस्टल का इस्तेमाल किया। पुलिस को इसका पता मर्डर स्पॉट पर मिले कारतूस के खोखे से चला, जब उस खोखे की जांच हुई। जानकारी के मुताबिक ग्लॉक 43X पिस्टल ऑस्ट्रिया में बनती है और यह कॉम्पैक्ट 9mm पिस्टल है। यह वजन में हल्की है, साइज में छोटी है। इसका वजन सिर्फ 465 ग्राम है। इसे आसानी से कहीं भी छिपाया जा सकता है, शरीर में, कपड़े के अंदर, कहीं भी। यह पिस्टल अपराधियों और सुरक्षा एजेंसियों दोनों की पहली पसंद है, क्योंकि छोटी है, हल्की है, चलाना आसान है। इसकी मैगजीन में 10 गोलियां भरी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत है 40,000 रुपए। लेकिन यह जानिए कि पिस्टल भारत में माने नहीं है, बैन लगा है। इसीलिए अगर किसी को लेना है तो ब्लैक मार्केट से लेता है, और ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत है 3 से 8 लाख रुपए। इसे विदेशों से तस्करी करके भारत में बेचा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन हमलावरों तक ये पिस्टल पहुंची तो तस्करी करके आई होगी। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह बांग्लादेश से तो नहीं आई। बीजेपी के कुछ नेता इशारों में टीएमसी और ममता बनर्जी पर हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ बीजेपी नेता ममता और अभिषेक पर खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के दबंग नेता अर्जुन सिंह खुलकर अभिषेक बनर्जी का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले खासतौर पर अभिषेक के लिए सुपारी किलिंग का काम करते हैं। वहीं बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने इशारों में ममता बनर्जी पर निशाना साध दिया कि इस हत्याकांड में टीएमसी का चाहे जितना बड़ा नेता हो या फिर लेडी हो, किसी को नहीं बख्शेंगे। सुनिए। पोस्ट पोल वायलेंस है कि अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। ये पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। एकदम कोई बढ़िया शार्प शूटर को देकर एजेंसी द्वारा ट्रेंड किया हुआ कोई शार्प शूटर है। और अभिषेक बनर्जी का तो कुछ पुलिस अधिकारी है सब जो यही काम करता है। अभिषेक बनर्जी पर जो एक वो पागल एक बार स्टेज पर एक थप्पड़ चलाया था, उसको 7 बरस के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्रक से चपवा के मार दिया था। तो वो सब पता है। किशन जी से वो सामने रख के ममता बनर्जी सरकार में किशन जी को इन लोगों ने गोली मारवा दी। तो ये अभिषेक बनर्जी का करिस्तानी है, वो हजम नहीं कर पा रहा है कि उसकी सरकार नहीं है, इसलिए तदंत होने दीजिए, वो वही गिरफ्तार होगा। जरूरत होगा तो सीबीआई भी आएगा, पुलिस भी आएगा, सीआईडी भी आएगा, एक साथ काम करेगा। लेकिन खूनी जो है उनको पकड़ेगा, दंडित भी करेगा। और जनता का सामने हम दिखाना चाहते हैं तृणमूल का जितना बड़ा लीडर और तृणमूल का जितना बड़ा लेडी हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब इस देश में कोई घटना, कोई वारदात होती है तो ऐसा ना हो कि उस पर सियासत ना हो, लिहाजा सियासत हो रही है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे, ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने भी चंद्रनाथ रथ के मर्डर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने इस सनसनीखेज मर्डर की आलोचना से भी परहेज किया। इस सवाल को ही टालने की कोशिश कर दी। जब पूछा गया हमसे क्यों पूछ रहे हो, जाओ अमित शाह से पूछो। अखिलेश ने इस मर्डर के लिए बदले की सियासत को नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर संगीन आरोप लगाए। सुनिए। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। केंद्र सरकार को कोसना था, गृह मंत्री को कोसना था, कोस लेते, लेकिन नाम लेकर संवेदना के 2 शब्द तो बोलते। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर बीजेपी के कई नेताओं का खून खौल रहा है। बीजेपी के नए नए विधायक चुने गए पीयूष कनेरिया ने तो साफ कह दिया कि अगर पार्टी उनके हाथ पैर नहीं बांधती तो हत्या करने वाले और कराने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचते। सुनिए। সন্ত্রাস শেষ করতে যাচ্ছে না তো, চুরি আমরা পরে রাখিনি, শুধু দল আমাদের বেঁধে রেখেছে।
একদম ঠিক একদম লাল করার জন্য মজবুর করেন না একদম ঠিক কথা খুঁজে কাউকে পাওয়া যাবে না কথা দিয়ে দিলাম একদম ঠিক কথা। तो इनका खून खोल रहा है, लेकिन बीजेपी में टॉप लीडरशिप से मैसेज है कि बदला नहीं बदलाव लाएंगे। यह हत्या ऐसे वक्त में हुई जब सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है, यानी अभी बीजेपी का सीएम बना नहीं है, शपथ ग्रहण होना बाकी है और ममता बनर्जी चुनाव हारकर भी सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि सरकार बनने के बाद जब पुलिस प्रशासन पर उसका पूरा अधिकार होगा तब इस हत्या से जुड़े एक भी आरोपी को नहीं बख्शेंगे। टीएमसी नेता संदीपन साह भी कह रहे हैं कि बंगाल में खून खराबा रुकना चाहिए, इस हत्याकांड के आरोपियों को ऐसी सजा मिले कि आगे से बंगाल में कोई हत्या करने से पहले 100 बार सोचे। सब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्यूर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं निंदा करता हूँ इस घटना का। हिंसा का कोई जगह समाज में नहीं होना चाहिए। हम लोग समाज में बहुत आगे चले गए हैं, अभी भी अगर हिंसा है समाज में तो ये हम लोग सबके लिए बहुत दुखदायक है और सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हिंसा बंद हो। ये बहुत जरूरी है। जो कोई भी ये काम किया है वो कड़ा से कड़ा सजा उनको होना चाहिए, क्योंकि जो भी इसके पीछे है उसको इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग को बाहर लाया जाए और उनको ऐसा सजा दिया जाए कि कोई ऐसा करने का आगे कभी सोच ना पाए। लेकिन कुल मिलाकर आप यह समझिए कि ममता बनर्जी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि वो हार गई। 15 साल से सरकार चला रही थी, अब नहीं चला पाएंगे। उनकी पार्टी 215 सीट से लुढ़ककर 80 पर आ गई है। ममता बनर्जी हार गई है, लेकिन कैसे हारी इसकी विवेचना अभी भी हो रही है। पूरा उनका खेमा नर्वस है, कभी हार मानने को नहीं तैयार है, कभी एसआईआर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा, कभी चुनाव आयोग को कोसा जा रहा। लेकिन पाठशाला में हम आपको एक ऐसा फैक्ट बता रहे हैं जो ममता बनर्जी की हार में बड़ी वजह, और यह फैक्टर है मुस्लिम वोटर, जिसको लेकर दावा ठोका जा रहा था कि वो तो हमारा ही हिस्से का है, कोई उस पर डाका नहीं डाल सकता। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को नहीं मिले, खूब मिले, भरपूर मिले, लेकिन जिस तरह से एकजुट हिंदू एक तरफ हुए, मुस्लिम वोट बैंक में सेधमारी लगती दिखाई दी, यह सब कुछ एक साथ हुआ और बड़ा अंतर पैदा कर। बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों में क्या हुआ वो एक तस्वीर आप देखिए। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम जिलों में कुल 85 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। 2021 में इन 85 में से 75 सीट टीएमसी ने जीत ली थी और सिर्फ 9 सीट बीजेपी को मिली थी और 1 सीट गई थी अन्य के खाते में। लेकिन इस बार के चुनाव का आंकड़ा आप देखिए, टीएमसी को 44 से मिली, बीजेपी 35 पर पहुंच गई और अन्य के खाते में 6 सीट गई। यानी वहां पर हिंदू तो एकजुट हुआ, मुस्लिम वोट बैंक में भी सेधमारी हुई। यानी टीएमसी को 31 सीट का नुकसान हो गया सीधे इन मुस्लिम बहुल सीटों पर, जबकि बीजेपी को सीधे सीधे 26 सीट का फायदा हो गया। लोग कहते रहे ये अंतर पैदा करके, लेकिन सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी को भाई ये नुकसान हुआ क्यों? इसकी खोज में जो वजह सामने आती है उसमें बंगाल के ओवैसी माने जाने वाले हुमायूं कबीर का नाम टॉप पर बताया जा रहा है। भाई खुद 2 सीट जीत गए, लेकिन डेंट बढ़ा दिया और दोनों सीट हालांकि खुद ही जीती, 1 सीट छोड़नी भी पड़ेगी। चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर में ठन गई थी। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली, नाम रखा था आम जनता उन्नयन पार्टी, और बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया, नींव भी डाल दी, काम भी शुरू कर दिया, ईंट भी गिरवा दी। मुस्लिम वोटर्स ने यह सब देखा तो जाहिर सी बात है उन्हें लगा कि यूपी का बदला शायद बंगाल में पूरा हो जाएगा। मुस्लिम वोटर्स में एक बड़ा वर्ग बाबर के नाम पर मस्जिद के खिलाफ भी था, यह भी सच है। वो ये कहता था मस्जिद बनाओ, बाबर के नाम पर क्यों रखोगे? लेकिन यह भी सच है कि एक वर्ग इसके समर्थन में भी था और एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो न्यूट्रल भी था कि इस पछड़े में नहीं पड़ना है। पूरी रणनीति के तहत हुमायूं कबीर ने 143 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। अब भले 2 सीट जीते, 2 सीट खुदे जीते, लेकिन टीएमसी को बड़ा डेंट पहुंचा गया। हुमायूं कबीर ने मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी को बड़ी चुनौती दी। आप देखिए कि उनकी पार्टी एजेयूपी खुद तो बड़ी पार्टी नहीं बनी, लेकिन कई जगहों पर वोट कटर फैक्टर बन गई, यानी वोट कटवा बन गई। खास तौर पर मुस्लिम वोटों के बंटने से बीजेपी को इनडायरेक्ट फायदा मिल गया, जो आरोप लग भी रहे थे चुनाव से पहले। हुमायूं कबीर रेजी नगर और नौदा सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। पिछली बार ये दोनों सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में थी, तो 2 सीट तो सीधे यहीं से कम हो गई। बेलडांगा सीट है जहां पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की और चंदा इकट्ठा किया, वो सीट बीजेपी ने जीती। आप सोचिए कितनी गजब बात है, जहां बाबरी मस्जिद बनने की बात वहीं पर बीजेपी जीती।
बेलडांगा में बीजेपी ने 13,000 के मार्जिन से टीएमसी को हरा दिया, जबकि एजे यूपी उम्मीदवार को 46,000 वोट मिले। तो काटा वोट ना, अगर ये नहीं होते बाबरी, हुमायूं नहीं होते और बाबरी का बात नहीं हुआ रहता, तो ये वोट कहां जाता? टीएमसी को जाता। यही नहीं, मालदा की मणिकचक और वैष्णव नगर सीट जहां 47% मुस्लिम आबादी है, वो भी बीजेपी ने जीती। इसी तरह 24 नॉर्थ और साउथ परगना जहां पर 30% मुस्लिम आबादी, वहां की 64 सीटों में पिछली बार बीजेपी सिर्फ 5 जीती थी, लेकिन इस बार उसे 34 सीट मिल गई। हुमायूं कबीर की पार्टी ने भले कोई कमाल ना किया, भले खुद अकेले बहुत बड़ा झंडा ना गड़ पाए हो, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी को झंडा गाड़ने से रोक दिया। उन्होंने ममता बनर्जी को जो चैलेंज दिया था उसमें पास हो गए। आप सुनिए जीत के बाद क्या कुछ कहा हुमायूं कबीर। ये माहौल ऐसा हो गया, जो टीएमसी खत्म हो गया स्टेट से। टीएमसी जो लोगों को ऊपर जुल्म किया, लोगों को ऊपर पैसा लूटा, वो टीएमसी खत्म होने के ज्यादा जुलूस बढ़ गया। लोगों को इतना सारे जुलूस आ गया, जो टीएमसी खत्म हो गया, इसीलिए मेरा इतना भीड़ हो रहा है। राजनीति जीत के लिए होती है और कहा जाता है कि सत्ता ही राजनीतिक दलों का धर्म होता है। यह सच है, लेकिन कई बार राजनीति में ऐसे बाजीगरी होती है कि वोट बैंक का फॉर्मूला धरा का धरा रह जाता है और खेल पलट जाता है। बीजेपी इसमें धुरंधर पार्टी है। उसने ममता बनर्जी को हराया ही, लेकिन हार की वजह को लेकर भी कंफ्यूज कर दिया। आप सोचिए, कभी बोला यह जाता है कि एसआईआर की वजह से हार गए, हमारा ही वोट कट गया इसलिए हम हार गए। कभी बोलती है कि चुनाव आयोग की वजह से हार गए, कभी बोलती है मोदी शाह वजह है। खास तौर पर एसआईआर की वजह से हार पर ममता का दावा आंकड़ों के हिसाब से फिट नहीं बैठा। बताया जा रहा है कि जहां सबसे अधिक वोट एसआईआर में कट गए, उन 10 सीटों में से 8 पर टीएमसी जीत गई। आप देखिए कि कहां कहां सबसे ज्यादा लोगों के नाम हटे हैं, लेकिन जीत टीएमसी की हुई है। उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, और यह तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आप यह सोचेंगे कि भाई ये जो दावा किया गया था कि टीएमसी हार गई है, एसआईआर में वोट कट गए, उसकी वजह से वो दावा गलत साबित हुआ। यानी आप एक लाइन में समझिए कि जहां वोट कटे वहां पर दीदी जीत गई। और कैसे जीती है उसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगा, और आप इस आंकड़े को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आंकड़े पूरे इस कहानी को, इस नैरेटिव को सेट कर देंगे। अलग अलग जगहों की बातचीत हो रही है। सबसे पहले बातचीत है, एक सीट शमशेरगंज है। इस शमशेरगंज में दीदी की पार्टी को जीत मिली, लेकिन आप यहां पर वोट कितने कटे हैं, यह आप आंकड़ा देखिए कि यहां पर वोट कटे हैं 74,775। तो भाई 74,775 वोट कट गए शमशेरगंज में, तो जीत कैसे गई? अगर आप ही का वोट कट रहा था तो फायदा किसको मिला? एसआईआर का टीएमसी को मिला। एक और सीट है, और सीट का नाम है लाल गोला। लाल गोला में भी दीदी की पार्टी जीत गई है, लेकिन इस लाल गोला में वोट कितने कटे हैं यह भी आप जान लीजिए, 55,420। तो भाई 55,420 वोट कट गए, फिर भी आप जीत गए। एक और सीट का नाम मैं आपके सामने रखता हूं, और यह सीट है भगवान गोला। भगवान गोला में भी मुकाबला था और जबरदस्त मुकाबला था, लेकिन भगवान गोला में भी टीएमसी की पार्टी चुनाव जीती है। और आप जानते हैं कितने वोट से जीती है? उसकी तस्वीर भी देखिए, 47,993 वोट से। तो भाई कहां से आपकी थ्योरी सही थी? एक और सीट है रघुनाथगंज। रघुनाथगंज में भी दीदी की पार्टी जीती है। यह उन्हीं 80 सीटों में यह भी रघुनाथगंज है जहां पर दीदी जीती। रघुनाथगंज में 46,100 इतने वोट से, इतना वोट कम हुआ था वहां। एक और जगह है, आप ये देखिए, इस जगह का नाम है, एक और सीट है जहां पर टीएमसी जीती है, और यह सीट है मेटिया बुर्ज। मेटिया बुर्ज में भी दीदी जीती हैं, लेकिन आप जानते हैं यहां पर कितना वोट कटा? यह भी आप तस्वीर देखिए, 39,579 इतना वोट वहां पर एसआईआर में कटा था। इतने लोगों का नाम हट गया था वोटर लिस्ट से। एक और जगह है, और इस जगह का नाम है सूती विधानसभा सीट। सूती विधानसभा सीट में 37,965 वोट कट गए, तब भी टीएमसी जीत गई, हमारा ही वोट काट लिया। एक और जगह है मोताबाड़ी, यह भी विधानसभा सीट जहां पर जीती है टीएमसी पार्टी,
और इसका अंतर है, यानी जो वोट कटे वो कटे 37,255। तो भाई बताइए ना, यह सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप जीत रही हैं, जहां पर वोट घट गया तो फायदा किसको मिला? आपको मिला ना जी। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा वोट कट गया, हमारा वोट कट गया? आंकड़े गवाही दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अलग मोड में चल रही है। वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रही थी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि स्वयंभू सीएम बनने की सोच रही थी, लेकिन यह देश संविधान से चलता है और संविधान में इसका भी प्रावधान है। आपको इसकी भी चर्चा आगे हो। और आपने देखा होगा चुनावी रैलियों में राहुल गांधी जी दिखाते हैं ना संविधान हाथ में लेकर, ममता बनर्जी भी संविधान बात करती हैं। और पिछले चुनाव में तो कहा गया था कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है, बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी। खुद इस संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी संविधान बचाओ बचाओ बोलते रहते हैं, लेकिन यह किस संविधान में लिखा है? कोई बताएगा किस अनुच्छेद कौन सी धारा है कि चुनाव के दौरान हार गए तो भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और खुद डिक्लेयर कर देंगे भाई हम चुनाव हारे नहीं है। अखिलेश यादव भी पहुंचे तो दीदी से पहली बात यही बोली थी, दीदी आप हारी नहीं है चुनाव। लेकिन संविधान में सबका उपाय है। ममता की पूरी कैबिनेट आज बर्खास्त कर दी गई। अनुच्छेद 164 जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, गवर्नर के पास अधिकार है, गवर्नर ने अपना काम कर दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल कर दिया और गवर्नर ने कह दिया चलिए हटिए, आप चुनाव हार गई हैं, आप भले इस्तीफा मत दीजिए, लेकिन मैं आपको हटाता हूं, नई सरकार को आने दीजिए, रास्ता मैं बनाऊंगा, गवर्नर बनाएंगे, जो कि संवैधानिक तौर पर राज्य में सरकार के मुखिया होते हैं। लेकिन अजब गजब सियासी लीला हो रही है। ममता के साथ कुछ खड़े दल हैं जो दिखा रहे हैं, कैसे वो भी आपको समझाएंगे। एक थोड़ी सी चर्चा तो मैंने कर दी। आज अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे, जिसकी तस्वीर आपके सामने। वो एयरपोर्ट से पहुंचे सीधे ममता बनर्जी के घर। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मिलते ही कह दिया कि दीदी आप हारी नहीं है। You fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी का फैसला सही, बीजेपी ने वोट चोरी की है, सभी पार्टियां उनके साथ। सुनिए। मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। चुनाव होता है, नतीजे आते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी अड़ गई थी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप देखिए कि अखिलेश यादव खुद ममता बनर्जी के सपोर्ट में आए, लेकिन जब उनकी सत्ता गई थी तब उन्होंने भी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नहीं कहते कि मैं हारा नहीं हूं, हराया गया। इसी तरह संजय राउत कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं देना आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरी थी तब उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा देना पड़ा था, रोक लेना था। इधर राहुल गांधी भी ममता बनर्जी के सपोर्ट में, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस के समर्थन से चल रही स्टालिन की सरकार गिर गई तो स्टालिन भी जाकर इस्तीफा दे। साफ है ममता बनर्जी के बहाने पूरा इंडी गठबंधन अपनी अपनी सियासी रोटी सेक रहा है और ममता बनर्जी को चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है। यह हो रहा है। अब अखिलेश यादव भले ही कोलकाता में ममता दीदी के साथ खड़े हुए खुद को दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ हैं ओम प्रकाश राजभर, वो अखिलेश यादव पर अजीबोगरीब बात कहते देखे। उन्होंने शोले फिल्म का डायलॉग बोल दिया और कहा कि बंगाल के रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव बेहोश हो गए थे। सुनिए। अखिलेश जी वो जान गए हैं, जब बंगाल का रिजल्ट आया तो 4 घंटा बेहोश बैठे थे। पूछ लीजिएगा उन्हीं से, 4 घंटे बेहोश बैठे थे कि अब क्या होगा। वो जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने पूछा था कि तेरा क्या होगा कालिया। आज एक और अलग तस्वीर देखी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को। उन्हें उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब एक फ्लाइट में वो सवार थी और वहीं पर उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। विमान में कुछ यात्री मौजूद थे और जैसे ही उन्होंने महुआ मोइत्रा को देखा तो चोर चोर और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब फ्लाइट में नारेबाजी हुई तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भड़क गए।
उन्होंने इस घटना का वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया पर डाला, बीजेपी समर्थकों पर निशाना साधा, अभद्र व्यवहार करार दिया और एयरलाइन से कार्रवाई की मांग की।